हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 आपको मिलेगा जहां पर हम लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको जैसे कि पता है कि फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रोप्राइटरशिप के हैं, वहां से आपको लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है और 3 से 4 नंबर तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश भी कीजिएगा। और अगर आप यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। वहां पर आपको अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के लिए फुल कोर्स मिल जाएगा विथ वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। और आप वहां पर इनरोल कर सकते हैं। लगभग 60 लोगों ने उस कोर्स में इनरोल कराया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इस कोर्स में इनरोल कराकर सारी चीजें देख सकते हैं। और अगर आपने तैयारी कर ली है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा चैप्टर वाइज क्विज का कोर्स भी ले सकते हैं जिसपे आपको अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग के लिए क्विजेस मिल जाएंगे। सो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। चलिए लौटते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो। बैलेंस शीट बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, लाइबिलिटीज पोजीशन को जानने के लिए, या फिर एसेट पोजीशन को जानने के लिए। तो देखिए, फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ये बताया हुआ है, एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है आपका परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका पोजीशन स्टेटमेंट। स्टेशन मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को आप इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मतलब वही ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से आपको क्या क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। क्या क्या बैलेंस शीट में आती है सर? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज और कैपिटल और साथ ही साथ एसेट, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये आएगा बी, इसका सही जवाब। अब अगले क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, नेट प्रॉफिट जानने के लिए, बैलेंस ऑफ कैपिटल जानने के लिए, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए? बताएं जी, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का पता चलता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पहला इसका सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस, या फाइनेंशियल पोजीशन? तो इसका सही जवाब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं परिचालन लाभ। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको छोड़ के मत जाना। अगर आ गया तो एग्जाम में 1 नंबर दिला के जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स विल बी। यदि लागत पर लाभ 25% है तो शुद्ध बिक्री पर लाभ कितना होगा? तो इसका क्या लगता है? देखो, सिंपल सी बात है, ये चीज आप हमेशा याद रखें। अगर कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑन सेल्स, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट है,
तो सेल्स पर होगा 20%। शॉर्टकट समझ लें, इसको समझाया भी जा सकता है। फिर अगर वो कह रहा है कि कॉस्ट पर 33.33% है, तो समझ लीजिए सेल्स पर 25% होगा। और वो कह रहा है कि कॉस्ट पर 50% प्रॉफिट है, तो समझिएगा कि सेल्स पर 33.33% का प्रॉफिट होगा। कैसे समझना, मान लो कि कोई भी चीज आपने 100 रुपए की बनाई और उसको 25 रुपए जोड़कर बेचा, तो कितने में बेचेंगे? 125 में। तो ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया सेल प्राइस। ठीक बात है। अब कॉस्ट पर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 25 डिवाइडेड बाई 100, 25% ऑन कॉस्ट। और सेल कितना है? सेल पर कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आएगा? 20% ऑन सेल्स। आई बात समझ में? तो ये शॉर्टकट याद रखना, अगर आपका प्रॉफिट कॉस्ट पर 25 है तो सेल्स पर 20 होगा, कॉस्ट पर 33.33 है तो ये 25 होगा, और अगर कॉस्ट पर 50% है तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ये कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका? 33.33। ठीक है। अब अगर कोई बोले कि सर कॉस्ट पर 100% प्रॉफिट है, 100 वाला माल कितने में हमने बेचा? 200 में बेचा, तो 100 का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट पर अगर 100% है तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 50%। सेल्स पर कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है। देखो कैसे, सर कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट है 100 रुपए, तो सेल प्राइस कितना होगा? 200 होगा। ठीक बात है। अब बताओ, प्रॉफिट 100% हुआ कॉस्ट पर, 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100% हो गया। और सेल्स पर कितना हो गया? 100 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आएगा? 50%। इस तरीके से। ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेचे गए माल की लागत क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ जी, अगला सवाल है, सेल्स ₹5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट का चलो फॉर्मूला बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। बोले हाँ जी हाँ सर यही होता है। उसके बाद आपको क्या दिया है? सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है, तो ये डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अगर कॉस्ट का, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर कॉस्ट का 25% है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पर कितना होगा? 20% ऑन सेल्स होगा। 20% ऑन सेल्स होगा। अभी फॉर्मूला अभी शॉर्टकट बताया था। तो यहां पर सेल्स दिया है, तो 5 लाख का 20% है, तो ये कितना होगा? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा भाई? 5 लाख रुपए अगर आपका सेल्स है, तो यहां पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले में लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, सेल्स कितना है? 5 लाख, और माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इधर जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो COGS बराबर आ जाएगा 4 लाख। आई बात समझ में? तो क्या होगा आंसर? ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख। ठीक बात है। डायरेक्टली अगर आप लगा देंगे 5 लाख पर 25%, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सेल्स दिया है, तो परसेंटेज भी किसका लगाना पड़ेगा? सेल्स का लगाना पड़ेगा। अगर ये कॉस्ट होता तो ये फिर सीधे लग जाता। ठीक है, समझ के करिएगा, यहां पर लोगों से गलतियां हो जाती हैं और यही नंबर जो है काउंट होते हैं। What will be the journal entry for bad debt of ₹10,000 if provision is made?
अगर प्रोविजन किया गया है बैड डेट के लिए तो बैड और उसके बाद पैसा डूब जाता है तो क्या एंट्री करोगे? देखो जब प्रोविजन किया जाता है ना, प्रोविजन क्या होता है सर? प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रोविजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रूडेंट होते हैं। प्रोविजन सॉरी प्रोविजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही लिखते हैं। अब हमारा पैसा डूब गया, ठीक है, तो अब पैसा डूब गया तो पैसा जो डूबा है उसको कहां से चार्ज करेंगे? प्रोविजन से ही तो चार्ज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, यही होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? सी इज द राइट आंसर। अगला, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेस ऑफ मटेरियल आर शोन इन, जो परचेस ऑफ मटेरियल से जुड़े हुए खर्चे हैं वो कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट और नन ऑफ द अबव। परचेस से जुड़े हुए खर्चों को हम कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पे लिखते हैं। एक चलिए, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, ट्रायल बैलेंस में दिए गए क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमने बात की थी जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो हमने क्या बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि ये किसी अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ये किसी अकाउंट का बैलेंस नहीं होता है। फिर भी हम क्या करते हैं? इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं। तो क्या एंट्री हम करते हैं सर? इसको अगर हम परचेस से एडजस्ट कर दें, अगर हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही कर लें तो फिर इसको क्या किया जाएगा? ट्रायल बैलेंस में दिखाया जा सकता है। अगर हम इसको परचेस से पहले ही एडजस्ट कर लें तो इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा। अब अगर ये परचेस से पहले ही एडजस्टेड है तो फिर इसको हम, एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर से करता हूं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अगर हम इसको ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि परचेस से एडजस्टेड है, और परचेस से एडजस्टेड है मतलब एडजस्टेड परचेस। तो एडजस्टेड अगर परचेस है, और एडजस्टेड परचेस का मतलब ही होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अगर एडजस्टेड परचेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही घटा दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में घटा दिया गया है, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऐप पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसका इंपैक्ट है तो इसको फिर हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसे सिर्फ और सिर्फ कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा, ध्यान रखना, अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया गया है तो फिर इसको ट्रेडिंग में भी दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है इसलिए इसे सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 50,000 लास्ट ईयर, व्हाट विल बी द इफेक्ट? व्हाट विल बी द इफेक्टेड? ठीक है ना, क्लोजिंग पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से ज्यादा किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा? लास्ट ईयर प्रॉफिट विल बी शोन मोर एंड करंट ईयर प्रॉफिट विल बी शोन लेस, लास्ट ईयर प्रॉफिट विल बी शोन लेस एंड करंट ईयर मोर, प्रॉफिट विल बी सेम इन बोथ ईयर, नन ऑफ दीज। देखो, मान लो, समझना, मान लो ये ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक बाई सेल्स, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर परचेस। तो मान लो ओपनिंग स्टॉक था इस साल का, करंट ईयर का, 1 लाख, और परचेस था 10 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक था 2 लाख, और सेल्स था आपका 15 लाख। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? गलती से 50,000 से ज्यादा दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा? यहां पर कितना आ जाएगा? 17.5 लाख, और ये 11 लाख, तो 6.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट 50,000 से बढ़ गया क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया 50,000 से। समझ में आ रही है बात? लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या होगा? ओपनिंग में आ जाएगा।
अब ये बढ़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक में जब आएगा तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक 2 लाख आना चाहिए, लेकिन 2.5 आएगा क्योंकि पिछले साल हमने क्लोजिंग बढ़ाया था। तो इसलिए अगले साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घटा हुआ आएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जिस साल में आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अगले साल में प्रॉफिट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो होगा ए इज द राइट आंसर। अगले साल चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले साल बोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दिस। ये कहने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आती हैं। उसके बाद इफ सैलरी फॉर 1 month इज ₹5,000 ऑफ बिजनेस, सैलरी पेड फॉर द ईयर ₹55,000, द बैलेंस ऑफ 5,000 इज ट्रीटेड एज। सैलरी 1 महीने की होती है 5,000, तो साल भर की कितनी होगी सर? 12 महीने के हिसाब से 60,000। और अभी पेमेंट कितना किया है? 55,000। तो 5,000 को क्या बोलेंगे? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी विच इज नॉट पेबल। इसको बोलेंगे एक्सपेंस विच इज इनकर्ड। ऐसा पैसा जो कि देना है लेकिन अभी दिया नहीं, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आदत्य या बकाया वेतन। प्रीपेड तो तब बोलते जब उसको हम एडवांस में दे देते। उसने काम 12 महीने किया है लेकिन हमने 15 महीने की सैलरी दे दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Adjustments given are recorded once in trading and profit and loss account and again in the balance sheet. It is so because of एडजस्टमेंट। जब देखो कोई भी एडजस्टमेंट किया जाता है तो उसके दो इंपैक्ट आते हैं, दो एस्पेक्ट पे वो बात करता है। तो ये कौन से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पे है ये एप्लीकेबल? तो मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल तो क्या कहता है? खर्चों या और इनकम को मिलाओ। डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि भैया दो जगह एडजस्टमेंट होने चाहिए। अक्रूवल, आपको इनकम रिकॉर्ड करना है अक्रूवल बेसिस पे और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है इनकर करने पर। और मटेरियलिटी, ये तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी बात करता है। तो ये होगा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक, ये हमने इसको भी हमने पढ़ा, इसके वीडियो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट एट पेड आर अकाउंटेड बिकॉज ऑफ। एक्सपेंस इनकर हो गए हैं, इनकर का मतलब हमारा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट, अक्रूवल, मटेरियलिटी। तो इसका सीधा सा मतलब है अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पर खर्चा आपने कर दिया है, भले पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ? उपार्जन अवधारणा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कमीशन ऑफ फर्म इज ₹1,44,000. Manager of the firm is entitled to 20% commission on net profit before charging such commission. देखो प्रॉफिट क्या है, यहां पर जो प्रॉफिट दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,44,000। और रेट ऑफ कमीशन भी क्या है? 20% ऑफ 20% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन। ठीक है, मतलब 20% बिफोर कमीशन। तो 20% इसका हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्रॉफिट भी बिफोर कमीशन है और नेट प्रॉफिट भी बिफोर कमीशन दिया है और कमीशन भी बिफोर प्रॉफिट चाहिए, बिफोर कमीशन चाहिए। तो 20% इसका क्या हो जाएगा? 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा? 1,44,000 है तो कितना आएगा आपका? 28,800। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। हमें क्या देखना है? ये बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है और यहाँ पर देखना है कि कमीशन किस रेट पर अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब किस तरह से अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन, अब ये आप बताइए इसका आंसर। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट हमें कमीशन चार्ज करने के पहले का दिया है 1,92,000 और कहते हैं कि मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल टू 20% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका चाहिए इनको कितना? उसका चाहिए इनको 20%। तो देखो ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। अरे एक मिनट, अरे कैसे हो जाता है, यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,92,000। ठीक है, माइनस करेंगे कमीशन जो आएगा,
तो आएगा ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। कितना आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका कितना देंगे कमीशन, 20%, ठीक है। तो अब समझो कि प्रॉफिट कितना है, 100%, तो 100 का 20% कमीशन देंगे, 100 का 20% कमीशन देंगे, तो ये कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा, 120%। सिंपल सी बात है, 120% ही होगा ना, तभी तो 20 घटाओगे तो 100 आएगा। तो अब आ जाएंगे यहां पर कमीशन, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 192, 120 गुणे 20, और ये डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि 20% चाहिए ना अपने को, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 तिया 18, और एक मिनट, कितना आएगा यार, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। देखो 1,92,000 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये कितना आएगा, 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 32,000, सॉरी। तो इसका आप बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो 32,000 इसका कमीशन आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 32,000 रुपये। अब देखो अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, इफ कमीशन इज बिफोर चार्जिंग कमीशन, इफ कमीशन इज बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो क्या होगा उस केस में, अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो उस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन, सिंपल सा। और अगर कहते हैं कि इफ कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना है कि वो कमीशन क्या कह रहा है, कमीशन बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट का है या कमीशन आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट का है, तो इस तरीके से ध्यान देना है। कई बार तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए 16 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, और पार्ट 2 में भी हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और कोर्स को कंप्लीट तरीके से करना है तो आप हमारे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स वाले कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल, डबल अकाउंट सिस्टम, जिसके वीडियोस कहीं पर अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।